ए क्लास का कैदी चंद्रकिरण सोनरेक्सा। और माँजी ने माथा चढ़ाकर कहा, ना भैया, कॉलेज की पढ़ी लड़की तो मैं लूँगी नहीं, चाहे इस कान से सुनो या उस कान से। इससे तो बदायूं वाली लड़की ठीक है। महेंद्र ने बीच में ही उत्तर दिया, तो बस भैया जी भी ब्याह कर चुके। बदायूं वाली कुल लोअर मिडिल पास है। कहाँ भैया एमए पास, इतनी बड़ी जगह पर नौकर, इतने अच्छे कवि, और कहाँ मिडिल पास लड़की। डॉक्टर साहब ने भी अपने चश्मे का शीशा साफ करते हुए कहा, हाँ महेंद्र की माँ, बात कुछ जंची नहीं। श्याम वहाँ के लिए कभी राजी न होगा। तो फिर जौनपुर वाली से कर दो, ज़रा रंग ही तो सांवला है। वैसे तो वो 10वीं तक पढ़ी है, घर भी अच्छा है, 5-7 हज़ार तो दे ही जाएंगे। महेंद्र ने इस पर तीनों फोटो सामने रखकर कहा, तुम भी अम्मा कैसी बातें करती हो। लखनऊ वाली के आगे ये लड़कियां निहायत रद्दी हैं, एकदम थर्ड क्लास। ज़रा फोटो तो मिलाइए। लखनऊ वाली सुंदर भी है, उसके पिता ने लिखा है कि रंग एकदम गोरा है, बीए में पढ़ती है, हारमोनियम सितार वगैरह भी बजाना जानती है। हाँ, नाचना भी जानती है, सड़कों पर साइकिल चलाना भी जानती है। माँ जी ने मुंह बनाते हुए कहा, सब गुण आगरी हैं, लेकिन देख लेना, गिरस्ती उसके आने पर 3-13 हो जाएगी। श्याम को किसी तरह ब्याह के लिए राजी तो होने दो। वृद्ध डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, ये बातें पीछे देखी जाएंगी। मेरे विचार में लखनऊ वाली को वो अवश्य पसंद कर लेगा। और भाई, रही गृहस्थी की बात, तो 100 नौकर और मेहरी अब भी लगे हैं, एक मिसरानी और लग जाएगी। ज़माना बदल रहा है, पुरानी बातें एक एक करके आप ही छोड़नी होंगी। बाप बेटे का बहुमत एक और हो गया तो माँ जी मैदान में कब तक अड़ी रहती। एक कीमती झीनी बनारसी साड़ी में सर से पैर तक आभूषणों से लदी वीणा बिजली के प्रकाश में सौंदर्य राशि सी झिलमिला उठी, मानो वो एक जौहरी की सजी सजाई अप टू डेट दुकान हो। इतने गहने कपड़े और इतना योग्य प्रतिभाशाली प्रसिद्ध पति पाने की प्रसन्नता उसे कम नहीं थी, परंतु ब्याह का ये गुड़ियापन उसे खल रहा था। ससुराल आए तो उसे 10 घंटे हो चुके थे, परंतु अभी तक यहाँ की रस्में पूरी ही न हुई। गर्मी से परेशान, रेल यात्रा से थकी और गहनों के भार से शिथिल, वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी गहने उतार कर बक्से में रख दे और एक मामूली साड़ी बदलकर एकांत में थोड़ा आराम कर ले। पर यहाँ अभी मुंह दिखाई करने वालियों का तार न टूटता था, तिस पर ये घूंघट जो बार बार खोला और मूंदा जा रहा था। मोटर से उतरते समय वो केवल माथे पर पल्ला किए थी, फेरों पर भी उसने घूंघट नहीं काढ़ा था। किंतु यहाँ द्वार रुकाई के समय मोटर से उतरकर गठबंधन सहित श्याम के साथ जैसे ही वो खड़ी हुई कि आरती उतारती हुई उसकी ननद को पीछे हटाकर एक प्रौढ़ा ने उसका पल्ला खींचकर ठोडी तक कर दिया। और गुस्सा तो वीणा को बहुत आया, किंतु इतने अपरिचित जनों के बीच में प्रतिवाद करने की चेष्टा करने पर भी जीभ तालू से सट गई थी। भीतर आने पर उसे मालूम हुआ वो प्रौढ़ा उसकी सास थी। कमरे में आकर उसने एक बार अपना घूंघट फिर हटा दिया, क्योंकि अब वहां स्त्रियां थीं, पर केवल स्त्रियां थीं। किंतु उसी समय उसकी सास ने भारी आवाज में कहा, बहू, मुंह दिखाई तो हो लेने दो, फिर खोल लेना घूंघट। भीड़ में से किसी ने आवाज कसी, अरे आजकल कौन पर्दा करता है, फिर ये तो बीए पास है। तभी एक कोने से एक बहुनुमा पुलिंदे ने, जो गोद में 2 वर्ष की लड़की को लिए थी, अपने घूंघट में से फुसफुसा कर कहा, कॉलेज में पढ़ने से क्या लोक लाज भी उड़ जाती है? घर वालों की न सही, दुनिया की शर्म तो करनी ही पड़े है। फिर ब्याह वाली बहू की शोभा तो घूंघट से ही है। ये दिन कोई रोज रोज थोड़े ही आवेगा, ब्याह तो एक ही बार होता है ना। वीणा तब जीवन में केवल एक ही बार होने वाले अपने इस विवाहोत्सव की सार्थकता पूर्ण करने के लिए उसी घूंघट सहित बैठ गई, परंतु मन में वो एकदम खींच उठी थी, ऐसी की तैसी घूंघट की, ये अच्छी शोभा है। अच्छा, ज़रा यहाँ का तूफान बदतमीजी कम हो जाए, फिर हटा दूंगी, उसने सोचा। और शाम को सचमुच ही उसने आधे गहने उतार कर बक्स में रख दिए
उस कामदार साड़ी को, जिसके कारण वो बिल्कुल हिलडुल भी न सकती थी, उतार कर एक हल्की रंगीन सिल्क की साड़ी पहन ली। घूंघट भी नाम मात्र का रह गया। साड़ी वो न उतारती, किंतु दोपहर को महेंद्र कह गया था कि अम्मा, मेरे और भैया के 2-4 दोस्त भाभी को देखने आएंगे, और अम्मा ने भी नाक भौं चढ़ाकर अच्छा कह दिया था। तो वीणा ने सोचा कि इतनी बन ठनकर उन लोगों से मिलना उचित नहीं। सोचेंगे अपने गहनों, कपड़ों और रूप की प्रदर्शनी सजा के बैठी है। छोटी ननंद कमला ने 1-2 बार टोका भी, भाभी भला कोई क्या कहेगा, बढ़िया वाली साड़ी पहन लो ना, न हो ऊपर से दुपट्टा ओढ़कर पल्ला कर लो, और ये क्या, गहने भी उतार दिए। वीणा ने बहुत धीमे से कहा, बीबी ये साड़ी सोफियानी है, पहनने को जेवरों का एक सेट ही काफ़ी है, ये क्या कि बहुत सी अनमेल चीज़ें ऊपर तले पहन ली। कमला फिर नहीं बोली, मुंह लटकाकर चली गई। नमस्ते भाभी जी, आदाब अर्ज दुल्हन साहिबा। सलाम भाभी। भाभी जी नमस्कार। एक ही बार में 5-7 युवकों ने महेंद्र के साथ आकर वीणा को चौंका दिया। नमस्ते। पलकें झुकाए थोड़ी सी ऊपर उठकर वीणा ने कहा, बैठिए, तशरीफ रखिए। यार महेंद्र, भाभी तो बड़ी सुंदर हैं। श्याम भाई तकदीर के सिकंदर हैं। आजी कुछ मत पूछिए, महेंद्र ने उत्तर दिया। सरस्वती और उर्वशी एक राशि पर प्राप्त हुई हैं। भाभी सिर्फ ग्रेजुएट ही नहीं हैं, बहुत अच्छी गायिका भी हैं। सितार, जलतरंग, वीणा, बांसुरी सब जानती हैं। जी हाँ, एकदम तबला, हारमोनियम, बैंड, बांसुरी मास्टर, तत्काल वीणा के मुख से निकला। ठहाके से कमरा गूंज उठा। वीणा के साथ ही बैठी उसकी मौसेरी जिठानी और ननंद का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाय राम, इतनी बेशर्मी! तब तो भाभी जरूर कुछ सुनाइए। जरूर जरूर, लाओ भाई महेंद्र, भीतर से कुछ उठा लाओ ना, सितार, तबला, जो भी मिले। और जिठानी अपना घूंघट संभालती ऊर्ध्व सांस में भागी। वीणा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, अब तो मैं आपके यहाँ स्थायी रूप से आ ही गई हूँ, जल्दी क्या है। आज मैं बहुत थकी हूँ, इसलिए क्षमा करें। जब मैं फिर आऊँगी तब सुन लीजिएगा। बहुत अच्छा तो मुझे आता भी नहीं है। सरला भी इसी बीच में उड़नछू हो गई। संगीत का प्रस्ताव रद्द होते देख भुवन ने कहा, अच्छा भाभी, कविता तो आप अवश्य लिखती होंगी, ये तो मॉडर्न फैशन में शामिल है, वही सुना दीजिए। नहीं भाई। वीणा ने इतना ही कहा था कि माँ ने खंखारते हुए आकर कहा, महेंद्र तुम लोग बाहर बैठक में बैठो, दूसरी बहुएं भी इधर आएंगी, अंदर गर्मी बहुत है। पूरी महफिल जमी हुई थी। चाची ने भीतर आकर कहा, जी तुमने नाहक कमरा खाली कर दिया। मुझे ये सब पसंद नहीं है, माँ जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। दुनिया में रहकर कुछ उसकी लाज शर्म भी निभानी पड़ती है। देख लेना, यही मेहरी मिसरानी इतनी सी बात को सारे शहर में गाती फिरेंगी। ब्याली बहुएं कहीं सड़कों पर नाचती फिरती है। राम राम, अंधेर हो गया। वीणा होठ काट कर रह गई। द्विरागमन पर वीणा चश्मा धारण किए थी। महेंद्र के पूछने पर उसने कहा, भाई पर साल बैडमिंटन खेलते हुए आंख में लग गई थी। बहुत इलाज करने पर भी आंख कमजोर पड़ ही गई। हार कर इस बार मैंने चश्मा ले लिया। सास ने सुनकर मुंह भारी कर लिया। कमला पीठ फेर कर मुस्कुराई और पड़ोस में नई बहू का नाम चश्मे वाली पड़ गया। घर पर सब काम नौकर करते थे, किंतु कमला की सहायता से माँ जी रसोई बनाती थी। पैसों का अभाव न था। सवेरे बढ़िया जलपान, 11 बजे भोजन, तीसरे पहर हलवा, रात को भोजनोपरांत दूध, सभी कुछ था। यहाँ पर गर्मियों में माँ जी किसी को चाय न पीने देती थी। आने के दूसरे दिन वीणा ने कहा, माता जी आप नाराज़ तो होंगी, पर मैं क्या करूं, मैं तो जाड़े गर्मी तीसरे पहर एक कप चाय ज़रूर लेती हूं। बहुत चाहती हूं कि आदत छूट जाए, लेकिन छूटती ही नहीं, सर में दर्द हो जाता है। माँ जी ने धम से हलवे की कढ़ाई नीचे पटकते हुए कहा, फिर हरज क्या है, बना दिया करेंगे। चाय बिना तो आजकल वैसे भी पढ़े लिखे का फैशन अधूरा रह जाता है। वीणा तिल मिलाकर रह गई। पानी फूटने लगा। पत्तियां छोड़कर केतली उतारते हुए माँ जी ने पूछा, खाना बनाना जानती हो कि नहीं?
वीणा ने चम्मच से हलवा मुंह में रखकर धीरे से उत्तर दिया, थोड़ा बहुत तो जानती हूँ, शेष आप सिखा दीजिएगा, क्योंकि घर पर अम्मा या नौकर ही बनाया करते थे। किंतु माँ जी उसे रसोई में तरकारी तक न काटने देती थी। नहीं नहीं बहू, तुम रहने दो, देखो प्याज आंखों में लग जाएगा। अरे तुम सुनती नहीं, अपनी साड़ी बदल डालो, शाम आता होगा, जाकर कुछ पढ़ो लिखो, ये सब तो हम जैसे गंवारों का काम है। वीणा मजबूर होकर उठ जाती। अच्छा भोजन बनाना उसे नहीं आता था, किंतु नित्य की दाल रोटी बनाना कोई कठिन काम नहीं है, 2-4 दिन के अभ्यास से आ जाएगा। पर माँ जी करने दें तब ना। सब कपड़े बदल डालो, गहने बदल लो, जाओ आराम करो, यही कहा करती हैं, किंतु उस कथन में प्यार की गंध, स्नेह की चाश जरा भी नहीं होती। होता है शासन का तीखापन, अप्रसन्नता का आवरण और तीव्र अभिमान की मुखर छाया। वीणा के मन प्राण त्रस्त हो उठते। थोड़ी सी तसल्ली उसे है तो बस शाम की ओर से। वो शिक्षित है, कवि है और भावुक भी, और आजकल वीणा ही उसके मन के तारों की मीण बनी हुई है। रात को सेकंड शो में सिनेमा जाते हैं, अंधेरी रातों में घूमने भी। कभी कभी कमला को साथ लेकर उसकी आड़ में श्याम वीणा के साथ बाजार भी जाता है। वीणा को खरीदारी का बहुत शौक है, लेकिन वो खरीदारी क्या करे यहाँ पर। ऊपर से नीचे तक जेवर लाद कर, बढ़िया साड़ी चादर में लिपट कर बाजार के दर्शन कर आती है, बस। नंगी बूची निकले तो माँ जी चाचा जी सभी का मुंह चढ़ जाता है। आज एक कवि सम्मेलन है, श्याम भी जाएगा। वीणा ने भीतर आकर पूछा, मैं भी चलूँ तो? चलो ना, मैं कब मना करता हूँ, श्याम ने टाई बांधते हुए कहा। परंतु मन में यही चाहता था कि वीणा साथ न जाए तो अच्छा, क्योंकि एक तो घरवाले ये सब पसंद न करते थे। माँ चाची बुआ उसे भी जब तक सुनाती रहती थीं कि उसने बहू को बहुत सिर चढ़ा लिया है। दूसरे ब्याह को 2 वर्ष होने आए, प्यार का पहला उफान दब चुका है। वीणा को प्रत्येक समय आंखों के आगे रखने की प्यास बहुत कुछ बुझ चुकी थी, और वीणा लाख सुंदर हो, ग्रेजुएट हो, श्याम के लिए वो अलभ्य तो नहीं, कभी भी नहीं थी। न जाने कितनी उच्च शिक्षित सुंदर युवतियां आज भी उस पर, उसके स्वर लालित्य पर मरती हैं। विवाह से पहले भी कई सुकुमारियों के अरुण अधरों का रसपान वो कर चुका था। अब भी 50 उस पर शलभ की भांति न्यौछावर होने को प्रस्तुत रहती हैं। प्रांत के अन्य नगरों से, जहां प्रायः शाम को कोई विवाहित नहीं समझता, अनेक साहित्यिक असाहित्यिक लड़कियों के प्रेम पूर्ण याचना पत्र आते रहते हैं। 1-2 पत्र उसने अपनी भावुकता की तरंग में वीणा को दिखाए भी थे, लेकिन प्रशंसा करनी तो दूर, वीणा ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, यह सरासर तुम्हारा अन्याय है, लड़कियों का क्या दोष। सुंदर साहित्यिक सर्वगुणी जीवन संगी प्रत्येक युवती चाहती है। जब तुम ही किसी पर प्रकट नहीं करते कि तुम विवाहित हो, तो यदि वे प्रेम पत्र भेजती हैं तब उनका दोष न होकर तुम्हारी दुर्बलता प्रकट होती है। श्याम इस दिन के बाद से वीणा से सतर्क रहने लगा। साड़ी बदल आऊं? वीणा ने पूछा, या यही ठीक रहेगी? जैसी तुम्हारी इच्छा। वीणा जल्दी जल्दी केश संवारने लगी। भाभी, कमला ने पुकारा, अम्मा कहती हैं खाना खा लो, भाई साहब तो कवि सम्मेलन से लौट कर खाएंगे, तुम क्यों तब तक भूखी रहो। बीबी, वीणा ने जूड़े में फूल खोंसते हुए उत्तर दिया, अम्मा से कहो आज मैं भी इनके साथ कवि सम्मेलन में जा रही हूं, खाना उठाकर रख दो, हम लौट कर आप ही परोस कर खा लेंगे। ओ माँ, कमला एक सांस में माँ के पास दौड़ी। श्याम। 2 मिनट बाद माँ जी भीतर आईं। हया शर्म बिल्कुल घोल कर पी डाली है क्या? उस पराई बेटी का क्या दोष, जब अपना ही पैसा खोटा है? क्या बहू भी मेज पर खड़ी होकर कविता पढ़ेंगी? नहीं तो अम्मा जी, मैं तो सिर्फ सुनने जा रही हूं, आप और बीबी जी भी चलिए, वीणा ने बीच में ही कहा। इतने बड़े बड़े कवि आएंगे। ना बाबा, क्षमा करो, तुम ही जाकर कवियों के दर्शन का पुण्य लूटो। झमकती हुई माँ जी वहां से चली गई। वीणा, तुम आज न चलो तो कैसा रहे? श्याम ने धीरे से कहा। माँ जी का पारा बहुत तेज हो रहा है। ठीक है, रहने दो, न जाऊंगी। वीणा ने खोसा हुआ फूल निकाल डाला और पलंग के पायते बैठकर अंगूठे से फर्श खुरचने लगी। नाराज हो गई रानी?
श्याम ने उसकी पीठ सहलाकर कहा, मैं तो तुम्हारे ही कारण कह रहा हूँ कि कभी वे और नाराज़ हों। अच्छा तो चलूँ, देर हो रही है। श्याम चला गया। आंखों में मेघ और हृदय में बवंडर लिए वीणा वहीं पड़ी रही। भाभी खाना खा लो। कमला फिर आई। अम्मा कब तक तुम्हारे लिए खाना लेकर बैठी रहेंगी रसोई में? बीबी मुझे भूख नहीं, आप लोग खा लें। तुम्हारी तो लीला ही निराली है। केसरिया चावल बने हैं, आलू की टिक्कियां है, बादाम का हलवा है। ठंडा होकर सबका मज़ा जाता रहेगा। जितनी भूख हो उतना खा लो। तुम आप ही तो अम्मा को नाराज़ कर देती हो। 4 ग्रास खाकर वीणा रसोई से उठ गई। गुसलखाने में कुल्ला करते हुए उसने सुना चाची मेहरी से कह रही थी, परनाले की ईंट चौबारे जा चढ़ी है मेहरी। बड़े घर की सार बड़े घर की बेटी ही जानती है। मैं तो दुनिया की बात कह रही हूँ, कोई ये न समझे कि हमारी ही बहू ऐसी है। अब तो ज़माना ही बदल गया है। हे राम हे बाबा। श्याम की बदली हो गई। वो पटना चला गया। वीणा ने चाहा था कि वो साथ चली जाए, किंतु न तो माजी उसे अकेला भेजना चाहती थी, और वे साथ जाती तो घर में जवान लड़की अकेली कैसे रहती, और न स्वयं श्याम ने ही उसे अपने साथ ले जाने में कोई उत्सुकता दिखाई। कुछ भी हो, यहाँ माँ बाप के साथ रहने में थोड़ा बहुत दबकर चलना पड़ता था। अब अकेला रहेगा तो कुछ दिन स्वतंत्रता का आनंद लेगा। वो पुरुष है, कमाऊ है, उसे कहीं आने जाने उठने बैठने की रोक नहीं। चाहे आधी रात कहीं फिरे, कुछ भी करे। फिर भी डॉक्टर साहब और माँ से उसे भय रहता था। पटना तो बहुत दूर है, वहाँ एक नौकर रखकर मज़े से दिन काटेगा। कवि सम्मेलनों में उसकी तूती बोलेगी। उसके स्वर लालित्य का जादू सबको मोहित कर लेगा, और वहाँ की युवतियाँ भ्रमर की भांति उसके इर्द गिर्द चक्कर काटेंगी। वो चला गया। वीणा को उसने समझा दिया था, रानी ये वार टाइम है, वार। सभी चीज़ों की दिक्कत है, और मैंने कभी गृहस्थी चलाई नहीं। तुम्हें नाहक कष्ट मिलेगा। नौकर ना मिला तो और भी आफत। यहाँ तो सब तरह की सुविधा है। मैं स्वयं मुसीबत झेल लूँगा, परंतु अपने प्राणों से प्रिय बीनू का कष्ट मुझसे नहीं देखा जाएगा। मैं हर महीने छुट्टी लेकर आया करूँगा। अलग से तुम्हें जेब खर्च भी भेजा करूँगा। अच्छा बोलो, वहाँ से तुम्हारे लिए कै साड़ियाँ लाऊं? यद्यपि उनकी तुम्हें आवश्यकता तो न होगी, कम से कम 200 साड़ियों से तो ऊपर तुम्हारे पास होंगी ही, और कहोगी तो अम्मा अपने बक्स से 2-4 और निकाल कर दे देंगी। वीणा चुप रह गई। वो सब समझती है। उसके कष्टों से कहाँ, किसके प्राणों में कितनी पीड़ा होती है वो ये जानती है। फिर भी वो क्या कहे और किससे कहे। आखिर श्याम अकेला चला गया। माजी कमला के साथ कहीं शादी में गई थी। घर पर वीणा अकेली थी। वैसे बिल्कुल अकेली वो कभी नहीं रह पाती। मौसेरी जिठानी, कमला या मेहरी, नौकरानी, कोई न कोई घर पर बना रहता था। वो स्वयं कहीं जाए तब भी एक आध पुछल्ला साथ बंधा रहता था। आज मेहरी नहीं आई थी। नौकरानी तो 1 महीना पहले ही काम छोड़कर बैठी थी, और कमला की सहेली की शादी थी, इसलिए वो भी माँ के साथ चली गई। वीणा क्या करे, समझ नहीं पाती। उसके पास ढेरों ब्लाउज है, इसलिए सिलाई करने का मन नहीं चाहता। स्वेटर उसने सबके 2-4 बुन डाले हैं। फिर गर्मी में ऊन छूने की इच्छा भी नहीं होती। घर अकेला छोड़कर कहीं किसी से मिलने जुलने भी नहीं जा सकती। फिर उसके समकक्ष की समाज, सोसाइटी, क्लब, संस्थाएं सभी जगह पुरुषों से भरी रहती है, जहां अधिक मिलना बैठना यहाँ किसी को पसंद नहीं। वो क्या करे। शाम के पत्र बड़ी देर देर से आते हैं, 3 महीने में बस एक। और एक बार उसने 25 रुपए अलग से उसके नाम भेज दिए, जिस पर घर में जो हंगामा मचा कि भैया सोचते हैं भाभी को यहाँ तकलीफ मिलती है, किसी चीज़ की कमी रहती है, तभी तो अलग से रुपए भेजे। 10 बजे, 11 बजे, 12, अभी भरी दोपहरी उसे काटनी है। कुछ देर पढ़ती रही, फिर सितार उठा लिया। अनमने मन से वो एक गीत बजाने लगी। तुम ही हो प्राणों के आधार, तुम ही हो। वो गाने लगी, जय जग तारन। भाभी, महेंद्र ने बाहर से किवाड़ों को धक्का दिया। वो कॉलेज से लौट आया था और साथ में 3-4 साथी भी थे।
वीणा के द्वार खोलते ही वे सब उसके पीछे पड़ गए। भाभी सुनाइए ना, गीत बंद मत कीजिए, आपको श्याम भैया की कसम है। भाई बिना तबले के गाने में आनंद नहीं आता। वीणा ने टालना चाहा। तो बंदा इस खिदमत को अंजाम देने के लिए हाजिर है। सलीम ने एक लंबा सलाम बजाकर उत्तर दिया। भुवन अलमारी में से जोड़ी उठा लाया। इनकार की जगह ही न रही। वीणा ने सितार उठा लिया। 1 गीत, 2 गीत, 3 गीत, समा बंध गया। अकस्मात सभी चौंक पड़े। बाहर से माजी ने गंभीर स्वर में पुकारा, बहू। ठीक 3 बजे चिलचिलाती दोपहरी में वो लौट आई। वीणा ने सितार रख दिया। सलीम ने तबला पीछे सरका दिया। महेंद्र ने धीरे से कुंडी खोल दी। महेंद्र, पढ़ना लिखना तो सब चूल्हे में गया, बस अब भाभी को मिरासी बनाकर पेट पालना। माजी ने कमला का हाथ पकड़कर भीतर ठेलते हुए कहा, यहां खड़ी क्या ताक रही है, अंदर चल। महेंद्र के सभी साथी नमस्ते करके चुपचाप उठ गए। महेंद्र ने चिढ़े स्वर में कहा, तुम भी ना अम्मा बस खूब हो। उन सबके बैठे हुए ही गरजने लगी। इनके कहने पर ही भाभी ने एक गीत गा दिया था तो कौन सा महाभारत अशुद्ध हो गया। और माजी जो अभी तक दूसरों पर ढालकर ही ताने देती थी, आज तो बिखर पड़ी। तू चुप रह महेंद्र। और बहू, तुम्हें तो कभी हमारी इज्जत का ख्याल ही ना होगा। तुम चाहते हो कि ये लोग शहर में नक्कू बन जाएं। मेरे जाने की देर थी कि महफिल जमा ली। बस नाचने की कसर रह गई थी, वो भी कुछ दिनों में पूरी कर लेना। वीणा का सब्र का बांध आज टूट गया। ताने देना, व्यंग कसना उसे नहीं आता, परंतु अब वो दबेगी नहीं। कड़वेपन से उसने कहा, आपकी दृष्टि में अगर ये सब महफिल सजाना है तो वो भी होकर रहेगा। कोई कहां तक आपकी नाक बचाता रहे। आप मुझे मेरे घर भेज दें, मैं यहां नहीं रहूंगी। अच्छा, ये बात है, आने दो उन्हें। मैं रात की गाड़ी से भिजवा दूंगी और शाम को लिख दूंगी कि तेरी बहू मेरे बस की नहीं। दूसरे दिन वीणा लखनऊ चली गई। 4 मास हो गए। वीणा अपने मायके में ही है। आज पूरे 2 महीने बाद श्याम का पत्र आया है। लिखा है, रानी, अपराध चाहे जिसका हो, माता पिता सदा ही पूज्य हैं। तुम्हें माता जी से क्षमा मांगनी होगी। मुझे काम बहुत रहता है, इसी से उत्तर में इतनी देर हो जाती है। छुट्टी नहीं मिली, इसलिए होली पर नहीं आ सका। शेष कुशल, तुम्हारा श्याम।